नमस्कार आप सभी को। आज हम लेकर आए हैं जो हिंदी की एक साहित्यिक पत्रिका है नया ज्ञानोदय। इस नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादकीय पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमने अंक चुना है जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है। अंक 62 अप्रैल 2008 का जो नया ज्ञानोदय पत्रिका है, जो मासिक पत्रिका है, उस पत्रिका में इस अंक में प्रकाशित जो संपादकीय हैं, उस संपादकीय की हम चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। नया ज्ञानोदय ये जो पत्रिका है, यह मासिक पत्रिका है। मासिक पत्रिका मतलब वह पत्रिका होती है जो हर महीने प्रकाशित होती है। यह नया ज्ञानोदय भी एक मासिक पत्रिका है। इससे पहले हमने जो पत्रिका देखी थी वह आलोचना पत्रिका थी। वह त्रैमासिक थी, मतलब 3 महीने बाद वह प्रकाशित होती थी। हर 3 महीने के पश्चात वह उसका प्रकाशन होता था। यह नया ज्ञानोदय जो पत्रिका है वह भारतीय ज्ञानपीठ की मासिक साहित्यिक पत्रिका है, जिसमें हिंदी साहित्य को लेकर जानकारी छपती है। हिंदी कहानियाँ, हिंदी कविताएं, हिंदी आलेख, हिंदी शोधपरक आलेख, ये सारी जानकारी इसमें प्रकाशित होती है। अलग अलग स्तंभ इसमें हैं। पुस्तक समीक्षा भी इस पत्रिका में प्रकाशित होती हुई हमें दिखाई देती है। तो चलिए हम जो है इस संपादकीय पर चर्चा करते हैं जो अप्रैल 2008 के अंक 62 में प्रकाशित हुआ था। तो ये जो पत्रिका है, इस पत्रिका का जो संपादकीय है वह संपादकीय दस्तखत शीर्षक से प्रकाशित होता है। संपादकीय को शीर्षक नहीं दिया जाता विषय के अनुरूप। ये हर एक अंक में आपको दस्तखत शब्द दिखाई देगा और अंत में जो है संपादक ने अपने दस्तखत भी कर दिए हैं, मतलब हस्ताक्षर भी किए गए हैं। संपादक अपना नाम नहीं लिखता है, अंत में दस्तखत करता है। दस्तखत मतलब हस्ताक्षर होता है। तो मैं आपको यह पत्रिका यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। इस पत्रिका का मुखपृष्ठ जो है इस तरह का है। आपको शायद यह उल्टा दिखाई दे, लेकिन यह वह पत्रिका है जो नया ज्ञानोदय पत्रिका है। तो चलिए हम इस दस्तखत में प्रकाशित जो संपादकीय हैं तो उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो है पहली विशेषता या पहली बात इसको लेकर कहें तो यह जो संपादकीय है, मतलब प्रस्तुत संपादकीय नया ज्ञानोदय के अप्रैल 2008 के अंक 62 में प्रकाशित है। ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात इसको लेकर यह कही जा सकती है कि इस पत्रिका का जो संपादकीय है वह दस्तखत शीर्षक से प्रकाशित होता है। संपादकीय को स्वतंत्र शीर्षक नहीं दिया जाता, जैसे उस संपादकीय में जो विषय विवेचन किया गया है उसके आधार पर जो है संपादकीय का शीर्षक निर्धारित होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये संपादक की बात संपादकीय दस्तखत शीर्षक से प्रकाशित होता है। तीसरी बात इसको लेकर यह कही जा सकती है कि इस पत्रिका के संपादक रविंद्र कालिया जी हैं और यह जो अंक 62 प्रकाशित हुआ है उसका भी संपादन उन्होंने ही किया है। इसलिए इस अंक का संपादकीय भी रविंद्र कालिया जी ने ही लिखा हुआ हमें दिखाई देता है। अब हम इस संपादकीय में कौन से विषय को लेकर चर्चा की है, इस पर हम विवेचन करते हैं, इसका उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं शुरू में ही बता दूं कि यह एक साहित्यिक पत्रिका है, तो इसका संपादकीय भी साहित्यिक ही है। साहित्यिक विषय को लेकर जो है संपादक ने अपनी बात कही है। इसकी जो विशेषता है, इस अंक के संपादकीय में इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता का असर
पुस्तकों की बिक्री पर होगा। यह जो लोगों में एक आशंका थी उसका विवेचन इसमें किया गया है कि इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट पर ही आप पुस्तकें मिलेगी, कोई जो है उस तरह से हार्ड बॉन्ड में जो है पुस्तकें नहीं लेगा या पारंपरिक रूप से पुस्तकें खरीदी नहीं करेगा। ये जो एक सोच थी लोगों के मन में, उसका विवेचन इस संपादकीय में किया है। इसको लेकर जो है आगे लेखक ने लिखा है कि साथ में जब टीवी के समाचार चैनलों के आने के बाद यह आशंका व्यक्त की जाती थी कि अब समाचार पत्र का उद्योग भी लगभग खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, परंतु ऐसा हुआ क्या? तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा यह हुआ कि समाचार पत्रों की संख्या बढ़ गई और आज भी बढ़ती जा रही है। इन सारी बातों का विवेचन, इन सारी बातों का विश्लेषण संपादकीय लेखक ने इस संपादकीय में किया हुआ हमें दिखाई देता है। इसको लेकर पांचवी बात हम यह कह सकते हैं कि संपादकीय लेखक ने, मतलब रविंद्र कालिया जी ने, इंटरनेट के आने से आज घर बैठे कहीं से भी हम कोई भी पुस्तक सहजता से प्राप्त कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। देखिए, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, कई सारी ऐसी सेवा देने वाली जो है ऐप शुरू हुए हैं जिसके ज़रिए आप जो मन चाहे पुस्तक मांग सकते हैं, मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इससे क्या हुआ फिर? इससे जो है पुस्तक की बिक्री में वृद्धि हुई है, वृद्धि बढ़ गई है। इस बात को भी इस संपादकीय में उद्घाटित करने का प्रयास रविंद्र कालिया जी ने किया है। छठवीं विशेषता इसको लेकर यह कही जा सकती है कि लेखक ने पेंगुइन प्रकाशन के हवाले से नई और पुरानी पुस्तकों की बिक्री के परस्पर प्रभाव को जो है स्पष्ट किया है, और साथ ही साथ नया पुस्तक किसे कहेंगे और पुराना पुस्तक किसे कहेंगे, इस बात का भी विवेचन किया गया है। जैसे पुस्तक कभी नई या पुरानी नहीं होती है। जिस व्यक्ति ने, अगर किसी ने एक आध पुस्तक पढ़ी है तो वो पुस्तक मेरे लिए पुरानी हो गई, लेकिन किसी ने उस पुस्तक को अगर छुआ ही नहीं है, किसी ने उस पुस्तक को पढ़ा ही नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए वह पुस्तक नई होती है। तो इन बातों का भी जो है एक विवेचन रविंद्र कालिया जी ने इसमें किया है। जैसे किसी ने पुस्तक पढ़ ली, वह उसके लिए पुरानी हुई, अनछुई रही तो वह पुस्तक नई मानी जाती है। तो ये जो एक हमारी मानसिकता है, कई उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने इस बात को समझाया है कि कई बार ऐसा होता है कि हम रेल यात्रा करते हैं, यह बात भी उन्होंने बताई है, और रेल यात्रा करते समय हम वह पुस्तक, कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, रेल यात्रा खत्म होने तक वह पुस्तक लगभग समाप्त हो जाती है, और जाते जाते वह यात्री जो है जिसने वह पुस्तक पढ़ी है, वह अपने सामने वाले या पड़ोसी जो यात्री हैं उसे वह भेंट के रूप में दे देता है। यह भी हमने कई बार देखा है। दूसरा उदाहरण यह भी उन्होंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको समाचार पत्र जब घर पर आता है तो किसी ने अगर पढ़ा है वह उससे पहले, तो वह पढ़ा हुआ समाचार पत्र पढ़ने की उनकी इच्छा नहीं होती। वो चाहते हैं कि सबसे पहले समाचार पत्र को वो खुद स्वयं जो है उसको जो है खोले और स्वयं पढ़े। तो ये जो एक मानसिकता है उसका भी जिक्र इस संपादकीय में हमें नई और पुरानी पुस्तक को लेकर किया हुआ दिखाई देता है। सातवीं विशेषता इस संपादकीय के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि संपादकीय लेखक ने इंटरनेट के माध्यम से पुस्तक बेचने के मामलों में किस प्रकार पुस्तक का मूल्य बढ़ाकर बेचा जा रहा है, इसके लिए उन्होंने अपने पौ फटने से पहले पुस्तक का उदाहरण देकर इंटरनेट और पुस्तक बिक्री के जो नकारात्मक पहलू है उस पर भी प्रकाश डाला है। मतलब अब कई बार ऐसा हो रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से हम पुस्तक बेच सकते हैं। मान लो कोई पुस्तक मैंने कहीं से खरीद ली है, वो पुस्तक मैंने 100 रुपये में खरीद ली है, तो और मुझे वो पुस्तक बेचनी है, तो मैं वह फ्लिपकार्ट या
वह जो अमेज़ॉन है उस पर बेचने के लिए डाल सकता हूँ, और 100 रुपये की पुस्तक मैं 200 रुपये में बेच सकता हूँ। ये जो इंटरनेट का जो एक तरह से नकारात्मक पहलू है, इंटरनेट का जो लोग, कई सारे लोग गलत इस्तेमाल जो कर रहे हैं, उसका विवेचन उन्होंने किया है। इसके लिए उन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी स्वयं की पुस्तक है रविंद्र कालिया जी की पौ फटने से पहले, उसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि वह पुस्तक का मूल्य जो है वह कहते हैं कि 50 रुपये था, और उसके उनके एक जो दोस्त थे जिनका नाम अरुण कुमार उन्होंने बताया है, रविंद्र कालिया जी के मित्र का नाम अरुण कुमार बताया है, और वो अरुण कुमार जी उन्हें बताते हैं कि आपकी पुस्तक तो इंटरनेट पर जो है आ गई है, और वो बेचने के लिए पुस्तक जो है रखी गई है। तो क्या लेकिन उस पुस्तक का मूल्य जो है बढ़ाकर जो है लगभग 50 रुपये उस पुस्तक का मूल्य था, लेकिन उस पुस्तक को अब लगभग $5 में जो है बेचा जा रहा है। 50 रुपये की पुस्तक $5 मतलब लगभग 250 रुपये में वह पुस्तक बेचने का प्रयास वह व्यक्ति कर रहा है। ये जो गलत इस्तेमाल है उसका, इंटरनेट का, तो उसका विवेचन उन्होंने यहाँ पर किया है। दूसरी बात उन्होंने यह भी बताई है कि पुस्तक उस व्यक्ति ने खरीद ली, 95 रुपये में उसने वह पुस्तक खरीद ली, और 95 रुपये की पुस्तक वह 250 रुपये में बेच रहा है। लेकिन लेखक को जो रॉयल्टी मिलती है, अभी रॉयल्टी क्या है इसे भी थोड़ा सा समझ ले। मान लो आप कोई एक आध पुस्तक जो है लिखते हैं, कोई प्रकाशक उस पुस्तक को प्रकाशित करता है, प्रकाशित करने पर वह पुस्तक बेची जाती है, और बेचने के पश्चात कुछ हिस्सा जो है लिखने का श्रम जो है देने के लिए उस लेखक को दिए जाते हैं, जैसे 10%, 20%, ये इसे कहा जाता है रॉयल्टी। तो 95 रुपये की पुस्तक लेखक की पौ फटने से पहले है, उसको 250 रुपये में वह व्यक्ति बेच रहा है, लेकिन लेखक को जो है जो रॉयल्टी मिलती है वो 250 रुपये पर नहीं मिलती, 95 रुपये पर ही मिलती है। तो इस बात की ओर भी लेखक का किस तरह से एक शोषण होता है उसका भी उदाहरण यहाँ पर रविंद्र कालिया जी ने अपनी पुस्तक के माध्यम से जो है बताने का प्रयास किया है। तो इंटरनेट की ये जो एक अंतर्विरोधी भावना है या एक अंतर्विरोध है इंटरनेट का, कि उसके जैसे अच्छे लाभ है, उसी तरह से जो है कुछ गलत लोग गलत तरह से उसका प्रयोग भी करते हैं, इसका भी विवेचन उन्होंने किया है। अगली विशेषता इस संपादकीय की यह है कि कोई भी व्यक्ति मूल पुस्तक खरीद पर इंटरनेट के माध्यम से मनचाहे दाम पर खुलेआम वह पुस्तक बेच सकता है, लेकिन पुस्तक के लेखक को मूल मूल्य पर रॉयल्टी मिलती है। ये वर्तमान इंटरनेट के कुछ अंतर्विरोध उदाहरण के साथ जो है इस संपादकीय में प्रस्तुत किए हैं, जिसका विवेचन अभी मैंने आपके सामने रखा है। इसके अलावा केवल नकारात्मक बात ही नहीं रखी है इंटरनेट की, तो सकारात्मक पहलुओं को भी रविंद्र कालिया जी ने प्रस्तुत किया है, और उन्होंने यह बताया है कि संपादकीय लेखक ने इंटरनेट के सकारात्मक पहलुओं को भी दर्शाया है। उन्होंने पेंगुइन प्रकाशन के उदाहरण से कहा है कि वेब रिटेलिंग तथा वीडियो ऑडियो समीक्षाओं के माध्यम से या वेब पोर्टल के द्वारा पुस्तकों की बिक्री में वृद्धि हुई है। तो ये जो वेब पोर्टल बना है, जिसके माध्यम से कई सारी पुस्तकों की ऑडियो वीडियो समीक्षाएं प्रकाशित होती है, प्रसारित होती है, वेब रिटेलिंग होता है, जिसके माध्यम से पुस्तकों की बिक्री में वृद्धि हुई है, पुस्तकों की बिक्री बढ़ गई है। 10वीं विशेषता इसके संदर्भ में यह कहेंगे इस संपादकीय की, संपादकीय में यह भी लिखा है कि कई सारे ऐसे प्रकाशन गृह हैं, प्रकाशन करने वाले प्रकाशन संस्थान हैं जो डिजिटल प्रकाशनों के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इसके माध्यम से भी प्रकाशन और पुस्तकों की बिक्री में वृद्धि हो रही है। पेंगुइन प्रकाशन का जिक्र इस संपादकीय में बार बार हुआ है,
और पेंगुइन प्रकाशन के जो मालिक हैं या उसके जो मुखिया हैं उनके नाम का भी उल्लेख इसमें किया है कि जॉन मेकिन्सन, यह उनका नाम है। आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी तो इसलिए आपको ये सवाल भी पूछा जा सकता है पेंगुइन के मुखिया का नाम क्या है, तो आपको यह नाम जो है याद रखना ज़रूरी है। इसलिए यह बात मैंने यहाँ रखी है कि जॉन मेकिन्सन यह पेंगुइन के मुखिया है। पेंगुइन जो प्रकाशन संस्थान है वह मालिक है। 12वीं विशेषता इसके संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि लेखक ने पेंगुइन प्रकाशन की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि नई नई प्रतिभाओं को ढूंढने के लिए पेंगुइन प्रकाशन ने वेब आधारित उपन्यास लेखन प्रतियोगिता प्रारंभ की है और उसे अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। विजेताओं को अग्रिम रकम लगभग $25,000 देकर पेंगुइन ने इस दिशा में अच्छा काम किया है। मतलब इंटरनेट आने से पुस्तकों की बिक्री कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ गई है। जैसे समाचार पत्र, टीवी चैनल या टीवी पर समाचार चैनल शुरू होने से समाचार पत्रों की संख्या बढ़ गई, यहाँ पर इंटरनेट आने से जो है लिखने वालों की भी संख्या बढ़ गई और पुस्तकों की बिक्री भी बढ़ गई है। जैसे कि ये पेंगुइन का जो एक उपक्रम था कि उन्होंने जो है वेब आधारित उपन्यास लेखन प्रतियोगिता की, मतलब वेब पर या इंटरनेट के जरिए आप कोई उपन्यास लिख लीजिए और वह पेंगुइन को भेज दीजिए। आपको अगर वह उपन्यास अच्छा है तो निश्चित रूप से आपको उसका जो है एक पारितोषिक मिल सकता है जो $25,000 तक का उन्होंने रखा था। ये जो एक अच्छा काम है उसकी प्रशंसा रविंद्र कालिया जी ने की हुई हमें दिखाई देती है। संपादकीय लेखक कहते हैं कि इंटरनेट ने लेखन और प्रकाशन जगत में नई स्फूर्ति उत्पन्न की है। तो उन्होंने जो अपनी बात, अपना निजी मत जो है रविंद्र कालिया जी ने इसके जरिए रखा है कि ये जो संपादकीय इंटरनेट आया है, इस इंटरनेट ने लेखन और प्रकाशन दोनों दृष्टियों से जो है एक नई स्फूर्ति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। 14वीं विशेषता इसको लेकर कही जा सकती है कि संपादकीय के अंतिम परिच्छेद में, अंतिम पैराग्राफ में लेखक ने जो है संपूर्ण अंक में जो प्रकाशित सामग्री है, उस प्रकाशित सामग्री मतलब क्या है, तो आलेख हैं, कहानियां हैं, अलग अलग स्तंभ हैं, पुस्तक समीक्षा है, इन बातों का जिक्र किया है, इन बातों का उल्लेख किया है। साथ ही साथ लिखने वाले जो लेखक हैं उन लेखकों के नामों का भी उल्लेख किया है। इससे क्या होता है, तो ये पढ़कर जो है पढ़ने वाले जो पाठक होते हैं उन पाठकों के मन में जिज्ञासा की भावना उत्पन्न होती है। तो एक जिज्ञासा जगाने का प्रयास भी यहाँ पर अंतिम परिच्छेद में इस अंक को लेकर जिज्ञासा जगाने का प्रयास इस अंतिम परिच्छेद में किया हुआ दिखाई देता है। अब हम थोड़ा सा इस संपादकीय के जो है अंतिम हिस्से पर आते हैं कि संपादकीय की जो भाषा है वह अत्यंत सरल है, सहज है। आज वर्तमान दौर में हम व्यवहार में देखते हैं कि हम अंग्रेजी शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं और उन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी रविंद्र कालिया जी ने इस संपादकीय में किया है। केवल शब्दों का नहीं, वाक्यों तक का प्रयोग जो है हमें इस संपादकीय में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि एक वाक्य है, देखिए, buyselloldbooks.com, ये जो है पूरा एक तरह से पूरा वाक्य है। या फिर आजकल जो है ईमेल बहुत मायने रखता है, तो ईमेल का भी जिक्र इसमें जो है किया है। ऑडिट है, क्रेडिट कार्ड है, ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग, इंटरनेट है, टीवी है, ये शब्द जो है इस संपादकीय में बार बार जो है आए हैं। आज की इस शब्दावली के कारण ही जो है संपादकीय की भाषा हमें सहज लगती है और बिल्कुल बोलचाल की भाषा लगती है। 16वीं जो इसकी एक विशेषता है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए संपादक ने संपादकीय के बीच में बॉक्स का प्रयोग किया है। एक बॉक्स दिया है और संपादकीय का जो महत्वपूर्ण अंश है उसे वहाँ पर प्रस्तुत किया है। मैं यहाँ पर आपको यह दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं
ये जो है ये बॉक्स हैं जिसमें संपादकीय में जो प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को संपादक ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। संपादकीय की और एक विशेषता यह है कि संपादकीय बहुत अधिक विस्तृत नहीं है। विषय का अत्यंत उचित विवेचन जो है इसमें किया गया है। केवल 2-2.5 पन्नों का जो है 2 पन्नों का ही यह संपादकीय है, एक यह और दूसरा जो है यह हमें 2 पन्नों का यह, लेकिन 3 कॉलमों में लिखा हुआ है। यहाँ कॉलम किए गए हैं जैसे समाचार पत्र में होते हैं, उस तरह का विवेचन इसमें किया गया है। और अंतिम विशेषता इसके संदर्भ में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि संपादकीय के अंत में संपादक ने अपना नाम न लिखते हुए अपने हस्ताक्षर जो है छपवाए हैं, प्रस्तुत किए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ संपादकीय का जो है आपको संपादक का हस्ताक्षर दिखाई देगा, नाम जो है आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से जो है हम नया ज्ञानोदय, ये जो मासिक पत्रिका है जो भारतीय ज्ञानपीठ की साहित्यिक पत्रिका कही जाती है, उस साहित्यिक पत्रिका के अप्रैल 2008 में जो अंक प्रकाशित हुआ था, जो 62 क्रमांक का अंक था, उसका जो संपादकीय था दस्तखत शीर्षक से, उसका यह अभी हमने विवेचन किया है। आज के लिए इतना ही। फिर से हम एक नए संपादकीय के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।